आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा होटल इंडस्ट्री के बढ़ते बिजनेस के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे इस साल की जीडीपी एस्टिमेट्स को, जो आपके जानने के लिए बहुत जरूरी है। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है थर्सडे 9 जनवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। आईसीआरए ने हाल ही में एक नोट रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बताया कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम या रेव पीएआर FY25 तक एक डेकेड हाई पे पहुंचने वाला है और FY 2026 तक इसमें और ग्रोथ होने की उम्मीद है। अगर आप ये सोच रहे हो कि रेव पीएआर क्या होता है, तो आसान भाषा में इसका मतलब है कि होटल्स एक रूम से एक दिन में कितना पैसा कमा रहे हैं। और अभी जो नंबर्स सामने आए हैं वो काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। ऑक्यूपेंसी लेवल्स का FY26 तक 72 से 74% तक पहुंचने का एस्टिमेट है और प्रीमियम होटल्स के एवरेज रूम रेट्स या ARR 8,000 से 8,400 रुपीस तक बढ़ने वाले हैं। मतलब होटल सिर्फ ज्यादा रूम्स फिल नहीं कर रहे बल्कि ज्यादा चार्जेस भी ले रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? जब होटल्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये इस बात का एक बड़ा साइन होता है कि इकोनॉमी में कुछ अच्छा हो रहा है। लोग सिर्फ जरूरत के लिए होटल्स में नहीं रुकते बल्कि तब खर्च करते हैं जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, जैसे एक वीकेंड गेटअवे के लिए, वेडिंग के लिए या बिजनेस ट्रिप्स के लिए। ये दिखाता है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ रहे हैं। बिजनेसेस इतने स्ट्रांग है कि एम्प्लॉयज को वर्क ट्रैवल के लिए भेज रहे हैं और MICE इवेंट्स यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस फिर से फुल स्विंग में है। मतलब अगर होटल्स बिजी है तो लोग एसेंशियल्स के अलावा खर्च कर रहे होते हैं, जो इकोनॉमी के लिए एक ग्रीन फ्लैग है। होटल्स के इस बूम में टूरिज्म का एक बड़ा रोल है। डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स भी पैंडेमिक के बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा रहा है और फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स या FTAs भी वापस ट्रैक पे आ रहे हैं। 2019 में FTAs 10.9 मिलियन तक पहुंच गए थे और 2023 में ये 6.2 मिलियन हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी ट्रैवल को और एक्सेसिबल बना रहा है। जैसे 2020 से अब तक 17 नए एयरपोर्ट्स का एडिशन हुआ है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म को बूस्ट मिल रहा है। तो चलिए अब इस इंडस्ट्री को समझते हैं और देखते हैं कि हॉस्पिटैलिटी का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। इंडिया के होटल सेक्टर को ब्रांडेड और अनब्रांडेड प्लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है। ब्रांडेड प्लेयर्स जैसे मैरियट, IHCL और लेमन ट्री के पास अभी 1.66 लाख रूम्स है। अगले 5 सालों में ये 55,000 रूम्स और ऐड करेंगे। पर डिमांड अभी भी सप्लाई से ज्यादा है, जो राइजिंग रेट्स और रेफ PAR का एक बड़ा रीजन है। अनब्रांडेड प्लेयर्स जैसे बुटीक होटल्स, गेस्ट हाउसेस और एयरबीएनबी काफी फ्रैगमेंटेड है। ये काफी ट्रैवलर्स को सर्व करते हैं, पर इनका डेटा इंडस्ट्री वाइड मैट्रिक के लिए रिलायबल नहीं होता। होटल इंडस्ट्री में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड भी नजर आ रहा है। काफी होटल चेन्स अब एसेट लाइट मॉडल्स की तरफ जा रही हैं। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्रेंचाइजीज और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स के जरिए अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं। लेमन ट्री और ITC होटल्स भी इस मॉडल पे फोकस कर रहे हैं। ये अप्रोच फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव और स्केलेबल है और इन्हें अपने मार्जिन्स बूस्ट करने में मदद करता है। लेकिन अगर होटल्स के लिए इतना ज्यादा डिमांड है तो भला इन्हें पूरा करने के लिए कंपनीज नए होटल्स क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि नए होटल्स का बनना टाइम कंज्यूमिंग है। लैंड एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और ब्रांडिंग काफी टाइम लेते हैं। ऊपर से प्राइम लोकेशंस और डेवलपमेंट कॉस्ट के भी चैलेंजेस हैं। इस वजह से सप्लाई ग्रोथ का CAGR सिर्फ 4.5 से 5.5% एस्टिमेट किया गया है, जो डिमांड के कंपैरिजन में स्लो है। इस सप्लाई को मीट करने के लिए इंडस्ट्री में एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है। पहले होटल्स का फोकस टियर 1 सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु पे होता था, पर अब टियर 2 और टियर 3 सिटीज नए हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं। यहाँ अर्बनाइजेशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और राइजिंग इनकम्स की वजह से डिमांड बढ़ रही है। एग्जाम्पल के लिए नए सप्लाई का 70% इन छोटी सिटीज में आ रहा है, जो डोमेस्टिक टूरिज्म और स्मॉलर स्केल बिजनेस ट्रैवल का पोटेंशियल टैप कर रहा है।
बढ़ती डिमांड का असर सिर्फ होटल इंडस्ट्री पे नहीं है। जब होटल्स की डिमांड बढ़ती है तो इससे काफ़ी रिपल इफेक्ट्स होते हैं, जॉब्स क्रिएट होते हैं, सिर्फ होटल्स में ही नहीं बल्कि ट्रैवल, फूड और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी। टैक्स रेवेन्यूज बढ़ते हैं, सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होते हैं। इंडियन हॉस्पिटैलिटी का ये बूम सिर्फ एक इंडस्ट्री की कहानी नहीं है बल्कि एक ब्रॉडर इकोनॉमिक रिकवरी का रिफ्लेक्शन है। जब आप अगली बार होटल बुक करें तो याद रखें, इससे आप भी इस बूमिंग सेक्टर का हिस्सा बन रहे हैं। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। इस हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या MOSPI ने FY25 के लिए जीडीपी के फर्स्ट एस्टिमेट्स रिलीज किए। हम इन्हें फर्स्ट एस्टिमेट्स बोलते हैं क्योंकि MOSPI किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त टोटल 6 एस्टिमेट्स रिलीज करता है, जो 2 साल और 10 महीने के पीरियड में आते हैं। इस टाइम फ्रेम से पता चलता है कि जीडीपी नंबर कैलकुलेट करना कितना कॉम्प्लेक्स और टायरिंग है। इनिशियल एस्टिमेट्स को एडवांस एस्टिमेट्स या AE और प्रोविजनल एस्टिमेट्स या PE कहते हैं। बाद में इन्हें अपडेट करके फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट या फर्स्ट RE, सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट या सेकेंड RE और थर्ड रिवाइज एस्टिमेट या थर्ड RE के फॉर्म में रिलीज किया जाता है। क्योंकि ये अर्ली एस्टिमेट्स लिमिटेड डेटा या हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के प्रॉक्सीज पे बेस्ड होते हैं, इनमें ज़्यादा नॉइज होती है। जैसे जैसे ज़्यादा डेटा मिलता जाता है, ये एस्टिमेट्स रिफाइन होते हैं और इकोनॉमी का क्लियरर पिक्चर दिखाता है। इसीलिए एडवांस्ड एस्टिमेट्स और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में कुछ अंतर हो सकते हैं। रिसर्च दिखाता है कि एडवांस्ड एस्टिमेट्स अक्सर जीडीपी ग्रोथ रेट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो अगर डेटा पार्शियल है और परफेक्टली एक्यूरेट नहीं है तो एडवांस्ड एस्टिमेट्स क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को इकोनॉमी का अर्ली सेंस लेना जरूरी होता है ताकि टाइमली पॉलिसी डिसीजंस ले सके। अगर फाइनल नंबर्स का वेट करें तो तब तक एक्शन लेने में देर हो सकती है। तो ये एस्टिमेट्स परफेक्ट ना होने के बावजूद एक इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व करते हैं। अब जरा लेटेस्ट रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं। रियल जीडीपी FY25 में 6.4% ग्रो करने का एस्टिमेट है, जो FY24 के 8.2% से काफी कम है। ये नंबर RBI के दिसंबर के 6.6% ग्रोथ एस्टिमेट से भी कम है। स्लो डाउन के इंडिकेटर्स हाई फ्रीक्वेंसी डेटा में ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो ये सरप्राइज नहीं है। पर असल कहानी हेडलाइन नंबर्स के नीचे छुपी होती है। यहाँ कुछ की टेकअवेज है। पहला, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग में ग्रोथ सबसे ज्यादा धीमी हुई। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 9.9% से गिर के 5.3% हो गई है और माइनिंग ग्रोथ 7.1% से गिर के 2.9% हो गई है। ये दोनों सेक्टर GVA यानी ग्रोस वैल्यू एडेड का 16% बनाता है। GVA का मतलब है सारे सेक्टर्स में वैल्यू एडिशन का टोटल। टैक्सेस को ऐड करके और सब्सिडीज माइनस करके जीडीपी मिलता है। ये ड्रॉप एक प्रॉब्लम है, स्पेशली तब जब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है और माइनिंग कोर इंडस्ट्रीज का एक पार्ट है। दूसरा टेक अवे ये है कि ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या GFCF एक बड़ा कंसर्न है। GFCF जो इन्वेस्टमेंट का एक की मेजर है, सिर्फ 6.4% ग्रो हुआ है, जबकि पिछले साल ये 9% था। ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट के कैपिटल प्रोजेक्ट्स पर स्पेंडिंग एक्सपेक्टेड लेवल्स तक नहीं है, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट बजट्स रेवेन्यू स्पेंडिंग जैसे सैलरीज और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर। प्राइवेट कंपनीज भी एक्सपेक्टेड पेस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, जो GFCF नंबर को गिराता है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ हर्ट हो सकती है। तीसरा और आखिरी टेकअवे की बात करें तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या PFCE ने इकोनॉमी को रेस्क्यू किया है। इंडिया की जीडीपी का 55% कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है। PFCE रियल टर्म्स में 7.3% और नॉमिनल टर्म्स में 12.4% ग्रो हुआ है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ के बूस्ट की वजह से रूरल कंजम्पशन अर्बन कंजम्पशन को बीट कर रहा है। ओवरऑल कंजम्पशन का इंक्रीज एक पॉजिटिव साइन है और अगर अर्बन डिमांड बढ़े तो ये और बेटर हो सकता है। इंपोर्ट्स भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं। रियल टर्म्स में इंपोर्ट्स 1.3% गिरे, पर नॉमिनल टर्म्स में 9.9% बढ़े। मतलब हमने फिजिकल क्वांटिटी में कम इंपोर्ट तो किया, पर करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से इन इंपोर्ट्स के लिए ज्यादा पे भी किया। अगर RBI ने करेंसी को कंट्रोल ना किया होता तो इंपोर्ट बिल और भी बढ़ सकता था। ये सारे इनसाइट्स अर्ली डेटा पर बेस्ड है, इसीलिए अभी से फर्म कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं किया जा सकता।
पर ये इस बात का एक डिसेंट स्नैपशॉट जरूर देते हैं कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पर नजर बनाए रखना होगा ताकि और क्लियरर पिक्चर समझ आए। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने सीएनजी टू व्हीलर्स पर जीएसटी को 28% से 18% और इवेंचुअली 12% तक रिड्यूस करने का प्रपोजल दिया है ताकि अडॉप्शन बढ़े और इंडिया के ग्रीन गोल्स के साथ अलाइन हो। भले ही सीएनजी व्हीकल सेल्स में स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है, पर रेवेन्यू लॉस और बाकी सेगमेंट्स के लिए भी टैक्स कट्स की डिमांड होने का कंसर्न अभी भी बना हुआ है। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में अपने एआई और अज्योर कैपेबिलिटीज एक्सपैंड करने के लिए $3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2030 तक 10 मिलियन इंडियंस को एआई ट्रेनिंग देने का एम रखा है। ये स्टेप दिखाता है कि माइक्रोसॉफ्ट की ग्लोबल एआई रोड मैप में इंडिया कितना स्ट्रेटेजिक है। फाइनली, जेफरीज के रेटिंग डाउनग्रेड करने के कारण जोमैटो के शेयर्स 5% गिर गए। डाउनग्रेड का कारण बढ़ता कंपटीशन और डिस्काउंटिंग प्रेशर्स था, जिसके कारण जेफरीज जोमैटो की ग्रोथ के बारे में कॉशियस है। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।